चले शांत हो जाओ, चीजें शांत बना। चले चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, क्या विशेषण चैप्टर चल रहा था, विशेषण चैप्टर। आप हमें ये बता दें कि विशेषण ये जो शब्द है, ये शब्द किस प्रकार का शब्द है, बताएं। विशेषण क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट आपको एक मिल गया। क्या ये क्या होते हैं? विकारी शब्द। और कुछ बताएं विशेषण के बारे में। विशेषण में कौन सी संज्ञा होगी, बताओ। विशेषण में कौन सी संज्ञा? या मैंने पूछा ना आप लोगों से कि विशेषण क्या है, तो आप संज्ञा बता दिए कि क्या है। ये विकारी शब्द है। अगर यह कोई शब्द है तो किस प्रकार का शब्द है ये बता दे। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, क्या संज्ञा है। ठीक, अब संज्ञा में कौन सी संज्ञा बता दीजिए। संज्ञा में, विशेषण में कौन सी संज्ञा? विशेषण में कौन सी? विशेषण में कौन सी संज्ञा होगी? जो शब्द है विशेषण भाववाचक है, याद रखेंगे। भाववाचक। विशेषण क्या है? भाववाचक है। ठीक, देखेंगे विशेषण शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है भाई, बताएं। प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में, दोनों कंडीशन हो सकता है। यह जब भी विशेषण जब भी प्रयोग किया जाएगा तो किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। याद रखेंगे कि यदि क्रिया के साथ विशेषण शब्द जुड़ता है तो वह अव्यय हो जाता है। और यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वह क्या है? विकारी शब्द है। इसका आप लिंग वचन चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। चलेंगे, देखेंगे इसमें आपको तीन बातें याद रखनी है कि विशेषण क्या होता है, इसके बाद विशेष्य क्या होता है, इसके बाद प्रविशेषण आपसे पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या है, तो इनके बारे में आपको जानना होगा। तो आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के क्या करते हैं, उसकी विशेषता बतलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहा जाता है भाई, बताएं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और याद रखेंगे यदि विशेषण की विशेषता किसी शब्द के द्वारा अगर बतलाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब देखेंगे, प्र उपसर्ग क्या करता है कि इसके अर्थबोध को क्या करता है? बढ़ा देता है। यह विशेषण था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। अब विशेषण की जो विशेषता बतलाएगा वो विशेष प्राणी हो सकता है, विशेष शब्द हो सकता है। तो एक नाम यहाँ पर दे दिया गया, क्या? प्रविशेषण। करेगा क्या? विशेषण की विशेषता बतलाता है, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर देख लें तो हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि राम बहुत लंबा लड़का है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप बता दो कि इसमें विशेषण क्या है, इसमें आपका विशेष क्या है और इसमें आपका प्रविशेषण क्या है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें विशेषण क्या होगा, ये बता दो। विशेषण क्या होगा? लंबा होगा। और लंबा शब्द जब विशेषण हो गया, इसके पहले यह प्रयुक्त हुआ क्या शब्द? बहुत, जो क्या करता है? इस लंबाई की विशेषता को बतलाता है। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाला प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। विशेष से बता दो इसमें क्या है। देखेंगे राम भी है विशेष, लड़का भी है। राम को पहले रख सकते हैं, लड़का को हम बाद में रख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई इतनी? ये तो बात हो गई विशेषण, विशेष और प्रविशेषण की। याद जैसे आप देखें, वह मैंने लिखा एक एग्जाम्पल कि वह अत्यंत सुंदर लड़की है। वह अत्यंत सुंदर लड़की है। तो इसमें अत्यंत शब्द क्या है? या सुंदर की विशेषता बतलाया,
क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? चले आगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विशेषण की अवस्था पर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है भाई? विशेषण की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं भाई? याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 अवस्था होती है। एक जो होता है मूलावस्था के रूप में होती है, और एक उत्तरावस्था होती है, और एक क्या होता है? उत्तमावस्था होती है। याद रखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझेंगे मूलावस्था का मतलब जो विशेषण अपने मूल रूप में हो उसको हम क्या कहेंगे? मूलावस्था। जैसे सुंदर शब्द मैंने लिख दिया, तो सुंदर शब्द क्या है भैया? विशेषण है, ठीक। और उत्तरावस्था बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो याद रखेंगे कि इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। और याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है? किसी से तुलना की जाती है। हम कह सकते हैं कि इसमें एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उससे, उससे, जिससे। अगर तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना की जाती है, तो वहां पर उत्तरावस्था की बात होगी, जब दोनों पक्ष मौजूद रहेगा तब। जैसे मैंने लिख दिया कि राम श्याम से सुंदर है, तो बताओ इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रहता, देखेंगे, राम श्याम से सुंदर है, मैंने लिखा श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है, और मैंने लिख दिया एक एग्जांपल कि श्याम सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। तो याद रखेंगे कि इसमें आपका उससे, जिससे का प्रयोग होगा, या किसी, जब तुलना की जाती है, तुलना में कितने परसेंट है? 2%, ठीक ना। तो यहाँ पर वह चीज मौजूद होगा। देखेंगे राम श्याम से सुंदर है, यहाँ पर राम और श्याम दोनों मौजूद हैं, दोनों में तुलना की जा रही है। तो जहाँ पर तुलना होगी वहां पर उत्तरावस्था होगी, और उसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। और तर प्रत्यय का प्रयोग तो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पर तम का प्रयोग नहीं हुआ है, कैसे बताएंगे? तो याद रखेंगे जो उत्तमावस्था है इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। और याद रखेंगे, और इसमें जो होगा कभी कभी सबसे श्रेष्ठ की बात आती है, या सबसे शब्द की बात आती है। लिखा है ना, श्याम सबसे सुंदर है। अब इसकी तुलना में कोई है ही नहीं। जब तुलना में कोई नहीं हो तो वहां पर कौन सा होगा? उत्तमावस्था। और जब किसी से तुलना की जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। तर प्रत्यय का प्रयोग उत्तरावस्था, तम प्रत्यय का प्रयोग उत्तमावस्था। सुंदर शब्द था, शब्द क्या बन गया? सुंदरतर। और यहाँ पर क्या बन गया? शब्द सुंदरतम, ठीक। इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन, निम्न का उत्तरावस्था क्या होगा? तो निम्न का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? निम्नतर हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से उच्च का पूछ लेगा, श्रेष्ठ का पूछ लेता है कि इसकी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था क्या होती है। तो किसी भी शब्द की उत्तरावस्था अगर आपको बताना हो तो तर प्रत्यय, उत्तमावस्था बताना हो तो तम प्रत्यय का प्रयोग करें, ठीक। ये बात हो गई हम लोगों की विशेषण की अवस्था की। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग विशेषण के भेद की बात कर लेते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन कंडीशन अगर देता है कि उत्पत्ति के आधार पर या मूल रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 3 प्रकार के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से या उत्पत्ति के आधार पर आपके विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर भेद कितना होगा? 3 होगा। और कौन कौन सा होगा यहाँ पर आप बता दें हमको। एक तो सार्वनामिक विशेषण मिलेगा, दूसरा गुणवाचक मिलेगा, और तीसरा जो आपको मिलेगा संख्यावाचक। आवाज न करें आप लोग। और देखें, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने,
तो आप बताएंगे कितने भैया? 4। इस 4 को आप सही करिएगा। जब यह 2 कंडीशन दे दे तब आप 3 को सही करिएगा। ठीक, एक बढ़ता इसमें कौन सा भैया? तो इसमें बढ़ जाता है परिमाणवाचक विशेषण आपका, इसमें परिमाणवाचक संख्यावाचक, ठीक ना, परिमाणवाचक संख्यावाची विशेषण हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग पढ़ेंगे कितने विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाची और परिमाणवाचक। ठीक, बात करते हैं हम लोग किसकी? सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण तक शायद आपका नोट करवा दिया गया। ठीक, सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया गया था भाई बताओ? सार्वनामिक विशेषण का मतलब आप देखें कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो वहां पर इसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। समस्या आ जाती है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होता है, पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है भैया बताओ? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताएं? संज्ञा से ठीक पहले। अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम का प्रयोग लिखें, का प्रयोग संज्ञा से, शांत रहे आवाज में करें, का प्रयोग संज्ञा से पहले हो तो वह क्या हो जाएगा? देखिए मैंने लिखा कि वह अच्छा कार्य नहीं करता, ठीक ना। वह आदमी आज गुजर गया, वह आदमी आज गुजर गया। 2 प्रकार के वह का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन 2 वाक्यों में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन? देखें, अब इसको जानने के लिए हम क्या देखेंगे कि यह जो है मूल रूप से है क्या भैया? ये मूल रूप से है क्या? सर्वनाम है। अगर कुछ और इसमें पूछ रहा है तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। यही 2 पॉइंट आपको मिलते हैं ना विशेष सर्वनाम के नाम पर। एक सर्वनाम चैप्टर मिलता है और इसी सर्वनाम का प्रयोग एक बार कहां पर हो जाता है? सर्वनामिक विशेषण पर। इसके कंडीशन को हम समझ लें। मैंने आपको लिखवाया कि इस सर्वनाम का प्रयोग कहां होता है भैया? संज्ञा से पहले। तो देखें कि किस सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो आदमी क्या है? संज्ञा है। अच्छा क्या है? अव्यय है। अच्छा अव्यय भी है और अच्छा विशेषण भी है। ठीक, तो यहाँ पे संज्ञा होना चाहिए, तब ये क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता। ठीक, तो वह आदमी आज गुजर गया में वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या है? केवल सर्वनाम होगा, केवल सर्वनाम होगा। ठीक, इसमें क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लें। सार्वनामिक विशेषण देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला भेद आपका होता है मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, और एक होता है आपका यौगिक सार्वनामिक। तो देखें, मौलिक सार्वनामिक का मतलब सिंपल सी बात, जो मूल रूप से सर्वनाम के रूप में हो। जैसे देख लें, वह हो गया, यह हो गया, वह हो गया, यह हो गया, कोई हो गया, ठीक ना, कुछ भी हो जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है कि किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, जैसे सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर विशेषण के रूप में हो रहा है, सर्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता है। तो वह 2 सर्वनाम है, याद रखेंगे। एक पुरुषवाचक है, एक पुरुषवाचक है, दूसरा जो है निजवाचक है। इन सर्वनामों का सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, चलेंगे। मौलिक सर्वनामिक में देखेगा, यह कंडीशन हो गया कि सर्वनाम किस रूप में होगा? अपने मूल रूप में होगा।
और यौगिक सार्वनामिक विशेषण का मतलब आप देखें, वह से एक शब्द बनता है क्या, वैसा, यह से एक शब्द बनता है ऐसा, कोई से क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा। जिसमें क्या हो, गुणों का संयुक्त रूप हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्वनाम होते हैं वे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो यह परिवर्तन हुआ है इसमें गुणों के आधार पर, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो बिना परिवर्तन के है वह मौलिक सार्वनामिक है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ, वह से वैसा बन गया, तो सीधे वह क्या हो जाएगा, यौगिक। ठीक ना। मैंने लिखा कि कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, तो आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ यह कुछ क्या है, यहाँ पर कुछ क्या है, सर्वनामिक विशेषण है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि लोग समूहवाचक संज्ञा है और संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आया है, और जब सर्वनाम आया है तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक ना। अगर मैंने लिखा कि कोई रो रहा है, बताओ कोई रो रहा है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं है? कोई रो रहा है सार्वनामिक विशेषण नहीं है। हाँ, कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी क्या है भैया, संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। चलेंगे आगे देखेंगे। देखें, इसके बाद एक सर्वनाम आप लोग पढ़ते हैं क्या भैया, गुणवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। और गुणवाचक सर्वनाम आप मत पढ़िए, हाँ मत पढ़िए, गुणवाचक सर्वनाम आप मत पढ़िए। इसके बाद कौन सा सर्वनाम आया, संख्यावाची आया, और क्या आया, परिमाणवाची आ गया। एक संख्यावाची आ गया और एक क्या आ गया, परिमाणवाची आ गया। तो बताओ सार्वनामिक विशेषण में कोई दिक्कत है, उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं। अगर हम सार्वनामिक विशेषण को समझ लें, संख्यावाची विशेषण को समझ लें, परिमाणवाची विशेषण को समझ लें, बाकी जो भी बचेगा कहाँ चला जाएगा। बस इन तीन को छांटने का प्रयास कर लो, जो भी बचेगा वह क्या होगा, गुणवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि इसको मत पढ़िए, और इसके अंदर जब घुसेंगे ना तो कंसेप्ट अगर आपका बना हुआ है कि जिसमें संख्या नहीं होगी, जिसमें परिमाण की बात नहीं होगी, जिसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, वहां पर हमेशा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक ना। तो देखेंगे संख्यावाची विशेषण की बात करें तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक निश्चित के रूप में हो जाता है, और एक क्या होता है, अनिश्चित के रूप में हो जाता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है। ठीक ना। तो निश्चित संख्यावाची का मतलब क्या है, देखेंगे जितनी भी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका हम काउंट कर सकते हैं, तो जितने भी काउंटेबल होंगे वह किस में होंगे, संख्यावाची में, और जितने भी अनकाउंटेबल संज्ञाएं होंगी वह किस में प्रयोग की जाएंगी, परिमाणवाचक में। इसमें आप याद रखें, देखें निश्चित का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि 20 लोग आए हैं, और मैंने लिख दिया कि कुछ लोग आए हैं। ठीक ना। क्या लिख दिया, कुछ लोग आए हैं। तो देखिएगा 20 लोग आए हैं, संख्या निश्चित है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। ठीक। इसके बाद कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं, लोग क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है यानी संख्यावाची होगा। ठीक। और है कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाची है। जब अनिश्चित संख्यावाची हो गया तो सिंपल सी बात है, देखेगा हाई अनिश्चित में हो गया, हाई का हो गया निश्चित। ठीक वही कंडीशन आपका आ जाता है परिमाणवाचक में। इसमें भी क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित का भेद होता है। और निश्चित में क्या होगा, देखेंगे परिमाण का मतलब माप तौल से है। जब किसी वस्तु को किसी मात्रक के द्वारा हम तौलते हैं तो वहां पर उस वह परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक। जैसे हमने पानी की बात की, मैंने कहा कि कुछ पानी गिर गया, कुछ पानी गिर गया, तो देखेंगे पानी की मात्रा होती है,
पानी की मात्रा इसका लीटर में मापन भी होता है, ठीक ना। तो जितने भी द्रव पदार्थ हो जाएंगे, जितने भी ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनको तौला जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाची। निश्चित क्रम। अब देखें, मैंने लिख दिया 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल चावल लिख दिया, ठीक ना। मैंने लिख दिया 4 केजी आलू लिख दिया। तो 4 केजी आलू का मतलब क्या है, यह आलू की विशेषता बता रहा है कितनी, 4 केजी। 4 तो संख्या है, 4 तो क्या है, संख्या है, लेकिन हाई का लग गया, मात्रक लग गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4 गज मलमल, पूछ लिया इसमें 4 गज मलमल में किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन दे दिया संख्यावाची, और संख्यावाची पे 90% जनता जोड़ गई। कितने प्रतिशत भैया, 90%। कंसेप्ट का आपका क्लियर होना चाहिए। हिंदिया में ऐसे लिख दिया 4 गज मलमल, तो 4 संख्या बोधित करता है, तो लोग संख्यावाची मार गए, लेकिन पता नहीं था कि गज क्या है, इसमें मात्रक है, और जहां पर मात्रक आएगा वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। वहां पर कुछ भी प्रयोग हो सकता है। कुछ का मतलब जैसे यहाँ पर लिख दिया कुछ पानी गिर गया, कुछ लोग आए हैं, तो लोग तो काउंटेबल है, तो यह संख्यावाची में चला गया, और है पानी काउंटेबल है नहीं, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल होने के नाते यह किस में आएगा, और निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। बाकी जितने भी शब्द बचेंगे आपके कहाँ चले जाएंगे, गुणवाचक में। एग्जाम्पल